लो जी क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 1500 न्यूटन पर मीटर एंड 3000 न्यूटन पर मीटर रेस्पेक्टिवली आर स्ट्रेस्ड विद द सेम फोर्स, दे विल हैव पोटेंशियल एनर्जी इन द रेशो। तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी का रेशो बताना है। ये बोल रहा है कि दो स्प्रिंग अपने पास में जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, फर्स्ट स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 1500 न्यूटन पर मीटर और दूसरी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 3000 न्यूटन पर मीटर, और इनको स्ट्रेच किया जा रहा है बाय द सेम फोर्स, मतलब जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है दोनों स्प्रिंग्स के ऊपर वो सेम है, बराबर फोर्स लगा के दोनों को खींच रहे हैं हम लोग। तो बताओ उनके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसका रेशियो क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो यहां पे ये बोला गया कि दोनों जो स्प्रिंग है उन पे फोर्स बराबर लगाया जा रहा है। जो स्प्रिंग फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू के एक्स। एक माइनस का सिंबल भी आता है जो ये बताता है कि जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग को खींचा या कंप्रेस किया जाएगा फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। आपको पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछा जा रहा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे उसके लिए। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे आप एक काम करो, उस फॉर्मूले के अंदर F को लेके आओ ताकि F को हम रेशियो में उड़ा दें, क्योंकि दोनों के लिए, दोनों स्प्रिंग के लिए जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो बराबर है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, ये जो इक्वेशन है, इसमें आप F को लेके आओगे। अब F को कैसे लाएंगे, मैं एक काम करता हूँ, ऊपर नीचे मैं K से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। तो ऊपर तो बन जाएगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई के इंटू 1/2। ये बन गया। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को K से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो ऐसी इक्वेशन बन गई है। अब के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो, एफ स्क्वायर लिख सकते हो। भाई एफ किसके बराबर है, के एक्स के बराबर है। माइनस का सिंबल सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए है, उसको कंसिडर करना जरूरी नहीं है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1/2 एफ स्क्वायर बाई के। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, इसने बोला कि जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है दोनों स्प्रिंग्स के ऊपर वो बराबर है, तो एफ कांस्टेंट, 2 वैसे ही कांस्टेंट होता है। तो यू यानी पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के हो गई यहाँ पे। यानी कि अगर U1 अपॉन U2 आपको बताना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, K2 अपॉन K1 करना पड़ेगा। K2 3000 है और K1 1500 है, तो ये आंसर आएगा 3000 डिवाइडेड बाई 1500। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, 2:1 बनेगा। तो ये आंसर आएगा 2:1। ये अपना आंसर है। बोलो आया क्या समझ में, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, A spring 40 millimeter long is stretched by the application of a force. If 10 Newton force required to stretch the spring through 1 millimeter, then work done in stretching the spring through 40 millimeter is. ये बोल रहा है कि एक स्प्रिंग है उसको फोर्स अप्लाई करके हम खींच रहे हैं और 10 न्यूटन का फोर्स हमने अप्लाई किया हुआ है और उस 10 न्यूटन के फोर्स से वो 1 मिलीमीटर खींच जाती है, ठीक है। तो आपको बोला है कि अगर उस स्प्रिंग को 40 मिलीमीटर तक खींचना हो तो आपको उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। एक चीज तो ये याद रखो कि सिस्टम पे जो भी वर्क किया जाता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बराबर होता है। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है तो यहाँ पे जब स्प्रिंग को खींचेंगे ऐसे धीरे धीरे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, मतलब धीरे धीरे खींच रहे हो, ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी से ये मान लो, तो उसके ऊपर जो भी वर्क कर रहे हो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क आपको पूछा जा रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करोगे। जो एक्सटर्नल वर्क सिस्टम पे किया जाता है वो हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बराबर होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। अब जब आप स्प्रिंग को 1 मिलीमीटर खींच रहे हो तो उसके लिए 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो F इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, F इक्वल टू के एक्स। स्प्रिंग के लिए माइनस सिंबल मैंने कंसिडर नहीं किया अभी, तो K की वैल्यू इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। K बराबर आएगा F/x। F की वैल्यू 10 न्यूटन है, X की वैल्यू है 1 मिलीमीटर, मिली मतलब 10 की पावर -3, तो ये आएगा 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर। ये अपने पास में K की वैल्यू निकल के आ गई। अब K की वैल्यू तो आ चुकी है अपने पास, हमको पूछा है कि वर्क कितना करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको पता होता है स्प्रिंग के लिए, क्या होता है फॉर्मूला, U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये लगा देंगे तो इससे वर्क निकल के आ जाएगा। W इक्वल टू क्या लिखेंगे, U2 माइनस U1 मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि सॉरी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। जैसे आपको इसको कितना खींचना है, 40 मिलीमीटर, तो शुरुआत में जो इसका एक्सपांशन है वो कितना है 0 और बाद में इसको 40 मिलीमीटर तक खींचना है, तो
हाफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स वन स्क्वायर, जिसमें एक्स वन की वैल्यू 0 है क्योंकि शुरुआत से इसको खींचना है। पहले से खींची हुई होती और वहां से और खींचना होता तब अलग बात होती, इसको तो शुरू से ही खींचना है, तो शुरू में इसका एक्सपांशन कितना था 0। तो बता दो W इक्वल टू क्या आएगा, हाफ के की वैल्यू क्या पुट करेंगे 10 की पावर 4 और x कितना है 40 मिलीमीटर, 40 इंटू 10 की पावर -3 मीटर में चेंज कर लिया इसको, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। और क्योंकि इनिशियली इसका एक्सपांशन 0 था, x1 0 है, इसलिए ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0। W इक्वल टू क्या आएगा, सॉल्व करते हैं इसको, देखो ये आएगा 1/2 इंटू ये बन जाएगा 16 इंटू 10 की पावर ये -2 बनेगा, स्क्वायर करोगे 10 की पावर -4, ये इससे कैंसिल, यानी कि सिर्फ यही आएगा, यानी कि 8 जूल। 8 जूल अपना आंसर होगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इतनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी या फिर इतना वर्क इसको 40 मिलीमीटर तक खींचने में हमको करना पड़ेगा। जो पहला डेटा दे रखा है ना इसमें कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा के 1 मिलीमीटर खींचा, ये के की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दे रखा है ताकि आप इसको कैलकुलेट कर पाओ, और उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला सीधा लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, A spring of force constant 800 Newton per meter has an extension of 5 centimeter. The work done in extending it from 5 centimeter to 15 centimeter is. ये बोल रहा है कि एक स्प्रिंग है जिसको 800 न्यूटन, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 800 न्यूटन पर मीटर, और इसको हमने खींच रखा है कितना 5 सेंटीमीटर से इसको खींच रखा है, नॉर्मल कंडीशन से 5 सेंटीमीटर खींचा हुआ है इसको। द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर तो पहले ही खींच रखा है इसको, वहां से 15 सेंटीमीटर तक, टोटल 15 सेंटीमीटर तक इसको खींचना है। 5 सेंटीमीटर पहले खींचा हुआ है तो 10 सेंटीमीटर और खींच देंगे तो वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 800 न्यूटन पर मीटर, और आपको ये भी बता रखा है कि शुरुआत में उसको कितना खींच रखा है, तो x1 कितना है 5 सेंटीमीटर और x2 यानी कि फाइनली उसको कितना खींच देना है 15 सेंटीमीटर तक, ये x2 दे रखा है। तो आपको पूछा इसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग के बराबर होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर, हाफ और k ये आप कॉमन ले सकते हो, k की वैल्यू कितनी है 800 और x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर ये ब्रैकेट में बचेगा, तो x2 कितना लेना है 15 और x1 कितना लेना है 5, लेकिन ये सेंटीमीटर में दे रखे हैं, इनको मीटर में चेंज करके पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटू 10 की पावर -2 आएगा और उसका स्क्वायर भी होगा, तो बाहर जाएगा 10 की पावर -4। ये समझ में आया क्यों लगाया मैंने, ये 15 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर, तो दोनों के मल्टीपल में 10 की पावर -2 भी लिखेंगे, फिर उनका स्क्वायर भी होगा, तो 10 की पावर -4 बनेगा, उसको मैंने कॉमन लेके बाहर ही लिख दिया है। अब इसको सॉल्व कर लो, यही अपना आंसर है कि कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इधर तो आएगा ये 400 इंटू ये आगे लिख देता हूं 10 की पावर -4, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 15 का स्क्वायर कितना 225, ये 5 का स्क्वायर 25, तो ये 200 आएगा अंदर 200, तो ये आएगा 8, यानी कि वर्क डन होगा 8 जूल के बराबर। 8 जूल वर्क आपको करना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक इसको खींचने में। आया समझ में? If a long spring is stretched by 0.02 meter, its potential energy is U. If the spring is stretched by 0.1 meter, then its potential energy will be. ये बोल रहा है कि अगर एक स्प्रिंग को खींचा जाता है कितना 0.02 मीटर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है U के बराबर। अगर मैं इसको 0.1 मिलीमीटर तक खींच दूं तो बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, U के टर्म्स में आपको आंसर बताना है। देखो यहाँ पे x1 कितना दे रखा है, x1 है 0.02 मीटर, x2 कितना है 0.1 मीटर, और आप देख सकते हो कि अगर इनको डिवाइड किया जाए तो x2 5 टाइम्स ज्यादा आएगा x1 की कंपैरिजन में। सिंपल सा देख के पता चल रहा है ये, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो आपको कैलकुलेट करना है जैसे U1 अपॉन U2, ताकि हम U के टर्म्स में फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी उसको बता पाए। तो U1 अपॉन U2 कैलकुलेट करेंगे, ये होगा हाफ के x1 स्क्वायर अपॉन हाफ के x2 स्क्वायर। अब k तो यहाँ पे क्योंकि कॉमन स्प्रिंग की बात कर रहा है, उसी स्प्रिंग की बात कर रहा है, तो k तो कांस्टेंट हो गया,
1/2 भी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये वाली दोनों टर्म तो कैंसिल, और इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यू के बराबर है, फाइनल आपको पूछी जा रही है। 1/2 और के कैंसिल कर दो तो x1 अपॉन x2 आएगा वहां से 1/5 के बराबर, और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो u अपॉन u2 ये आएगा 1/25, यानी कि बता दो u2 कितना आया अपने पास में 25 टाइम्स ऑफ u के बराबर आ गया, यानी कि शुरुआत में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका 25 टाइम्स ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी अब स्प्रिंग स्टोर कर रही होगी। ठीक है, डी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम इज गिवन बाय u इक्वल टू 7/2 x स्क्वायर माइनस 3x। द पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम इज, ये बोला कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ कब, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब आपको जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है वो दे रखा है u इक्वल टू 7/2 x स्क्वायर माइनस 3x। पहली बात तो ये कि सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब रहेगा, मतलब x की कौन सी वैल्यू के ऊपर सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा, पहले तो वो फाइंड करना पड़ेगा, और उसके बाद में x की वो वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो उस पोजीशन पे जो सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगी। कितना आसान है। तो अब ये पता करो कि कब सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। कैसे पता करते हैं ये, क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो उससे आपको फोर्स मिलता है, F किसके बराबर होता है du/dx। यहाँ पे माइनस का सिंबल आता है वो डायरेक्शन बताने के लिए है, इसलिए उसको कंसिडर नहीं किया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने। तो F किसके बराबर है, du/dx के बराबर है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो मतलब du/dx क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, मतलब फोर्स जीरो आना चाहिए। फोर्स जीरो का तभी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, इक्वल टू जीरो पुट कर दो, x की वैल्यू फाइंड कर लो। 7/2 यहाँ पे कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, 3x का हो जाएगा 3, है ना, और इक्वल टू 0। तो ये उधर जाएगा तो 2 से 2 तो उड़ा दो, ये आएगा 7x इक्वल टू 3, यानी कि x बराबर आ गया 3/7। तो इस पोजीशन के ऊपर सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो इस पोजीशन पे जो सिस्टम उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन यहाँ पे दे रखा है आपको क्वेश्चन में, बस इसमें x की ये वैल्यू उठा के पुट कर दो, सॉल्व कर लो। क्या आएगा बोलो, u इक्वल टू 7/2 इंटू x की वैल्यू क्या पुट करनी है 3/7, उसका स्क्वायर करो -3 इंटू 3/7। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, 1 7 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बनेगा 9/14 और इधर बनेगा 9/7। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 14 जैसे एलसीएम लिया तो ये आएगा 9 - 18, यानी फाइनल आंसर आएगा -9/14। ठीक है, और यूनिट इसने बता नहीं रखी इसलिए सिंपल यूनिट्स लिख देंगे आगे। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए फोर्स फील्ड इज u इक्वल टू a/r स्क्वायर माइनस b/r, where a and b are positive constants and r is the distance of the particle from the center of the field. For stable equilibrium the distance of the particle is, यानी कि r की वैल्यू बतानी है कि फील्ड के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, यानी कि किस पोजीशन पे या किस डिस्टेंस के ऊपर पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दे रखा है, देखो क्या है पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, a/r स्क्वायर माइनस b/r, ये आपको दे रखा है। अब a और b तो यहाँ पे कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है ये तो इनको तो छोड़ दो, ये तो कांस्टेंट वैल्यूज है। आपको पूछा कि कब जो सिस्टम है, ये जो पार्टिकल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, r की वो वैल्यू बतानी है। कैसे पता करोगे, सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन चेक कर लो कि कब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो उसके लिए क्या करना है, फॉर इक्विलिब्रियम फोर्स क्या होना चाहिए 0, और फोर्स किससे रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे du/dx से, यानी कि du/dx 0 आना चाहिए। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पावर में ऊपर लिख लेता हूं एक बार, तो इसी को मैं आगे u इक्वल टू ऐसा करके लिख रहा हूं a इंटू आर की पावर -2 माइनस b इंटू आर की पावर -1। अब इसको डिफरेंशिएट करना है अपन को, डिफरेंशिएट करेंगे du/dx फाइंड करेंगे, क्या आएगा, a कांस्टेंट है, r की पावर -2 का डिफरेंशिएशन तो पावर आगे आ जाएगी -2
और पावर 1 से कम हो जाएगी, यानी कि r की पावर -3 बन जाएगा, माइनस b। फिर r की पावर -1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 आगे, और पावर 1 से कम करनी है तो r की पावर -2 बन जाएगा ये। अब इक्वल टू इसको 0 पुट करेंगे तो इसको मैं लिख देता हूँ -2a r की पावर -3 माइनस माइनस प्लस हो गया b इंटू आर की पावर -2 और इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर इक्वलिब्रियम कंडीशन, है ना, ये 0 के बराबर आना चाहिए। इक्वल के उधर ले जाते हैं ये वाली टर्म, तो ये आएगा b आर की पावर -2 इक्वल टू 2a आर की पावर -3। पावर कैंसिल करोगे दोनों साइड में तो उधर b बचेगा और इधर आएगा 2a इंटू आर की पावर -1, है ना। r की पावर -1 का मतलब है 1/r, r उधर ले जाएंगे तो ये आएगा 2a अपॉन b के बराबर। इसको आप r की पावर -1 को क्या लिख सकते हो, 1/r लिख सकते हो ना, तो r को उधर लेके गए, b को इधर ले आए, तो ये क्या बना, r इक्वल टू 2a अपॉन b। a की पोजीशन आ रही है जिसके ऊपर सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। जब a की पोजीशन आ रही है तो इसी पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा फिर, क्योंकि इसके अलावा तो कोई कंडीशन है ही नहीं। अगर r की 2-3 वैल्यूज आती तब फिर अलग अलग चेक करना पड़ता कि कब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है और कब ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। वो कैसे चेक करते, ये जो पोटेंशियल एनर्जी वाला फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट किया था अभी हमने, इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर देते, इसी को एक और बार करते डिफरेंशिएट इसी को, और उससे जो भी आता आंसर उसमें फिर आर की ये वैल्यू जो भी आती, 2-3 वैल्यू जो भी आती उनको पुट कर करके देखते, फिर जिसके ऊपर पॉजिटिव वैल्यू आ जाती सॉल्व करने पे, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ जाता, वो उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम होती, और जिस पे नेगेटिव आ जाता आंसर उस पे वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता, और जिस पे वापस 0 आ जाता उस पे वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता। अब क्योंकि एक ही आंसर आ रहा है तो इसी में स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, चाहे आप चेक कर लो। कैसे चेक करना है, ये फंक्शन है इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, फिर आर की ये वैल्यू पुट करके देखना, आंसर पॉजिटिव बन जाएगा पूरा। और पॉजिटिव आंसर का मतलब क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब इस पोजीशन पे जो सिस्टम है वो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज शोन इन द गिवन फिगर, फाइंड द ग्राफ फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो फोर्स के लिए आपको ग्राफ बनाना है, फोर्स और पोजीशन के बीच का ग्राफ। आपको पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच का ग्राफ दे रखा है, और ग्राफ कौन सा ड्रॉ करना है आपको, फोर्स और पोजीशन के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है। फोर्स और पोजीशन इन दोनों के बीच का ग्राफ हम ड्रॉ करके बताएंगे, जबकि हमको क्या गिवन है, हमको पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच का ग्राफ दे रखा है। अब कैसे ड्रॉ करना है ये, आपको पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स इन दोनों में रिलेशन पता है, वो रिलेशन यूज करेंगे। क्या रिलेशन होता है बताओ, F इक्वल टू माइनस du/dx। और आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच का जो भी ग्राफ दे रखा हो, पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच का जो भी ग्राफ दे रखा हो, उस ग्राफ का जो स्लोप होगा उसको भी हम du/dx से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो, स्लोप ऑफ u x, मतलब पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन ग्राफ इक्वल टू क्या होगा, du/dx। और क्योंकि du/dx किसको बता रहा है, फोर्स को, है ना, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि F विल बी इक्वल्स टू माइनस इनटू स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन ग्राफ। ठीक है, तो ये आपका हिंट है, इससे ये ग्राफ बनाना है। अब देखो जो ग्राफ है उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे ये तो ओरिजिन हो गया, ये ए वाला पॉइंट है, जस्ट इसके नीचे ये ग्राफ बना रहा हूं तो ये ए वाला पॉइंट हो गया अपना, ये ओरिजिन हो गया। 0 से लेके ए पॉइंट, इस ड्यूरेशन में जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, देखो ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और इसका एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल भी बन रहा है, और एंगल यहाँ पे 90 से छोटा है। इसका मतलब ग्राफ का जो स्लोप है वो यहाँ पे कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। कांस्टेंट कैसे बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, चाहे कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, उसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट ही होता है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो 0 से ए तक जो ग्राफ है उसका स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव कैसे पता चला, क्योंकि एंगल 90 से छोटा बन रहा है। अगर स्लोप पॉजिटिव आएगा
तो स्लोप की वैल्यू अगर मैं कुछ पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, जैसे मान लो कि मैंने 10 पुट किया है यहाँ पे, एक कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दी 10, पॉजिटिव भी होना चाहिए और कांस्टेंट भी होना चाहिए, तो +10 पुट किया, तो बाहर ये वाला जो माइनस लगा इसकी वजह से फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा उसमें फोर्स को नेगेटिव वाली साइड में दिखाना पड़ेगा इस ड्यूरेशन में 0 से a तक, तो कांस्टेंट है फोर्स लेकिन नेगेटिव है, ऐसे दिखाएंगे। और उसके बाद में देखो ये वाला जो पोर्शन है ग्राफ का, ये वाला जो ग्राफ है ये यहां से आगे का, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है लेकिन ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस वाले पोर्शन का जो स्लोप है वो क्या रहेगा, 0। और अगर स्लोप 0 है तो -0 0 ही आएगा, यानी कि फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा आगे, ये लो 0 वाली लाइन पे आएगा, ये इस तरीके से इसको ड्रॉ करना है, तो ये इसका ग्राफ है। आया समझ में? देखो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो एक तो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो ये बताता है कि किसी भी टाइप की एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके, और टोटल जो एनर्जी होती है सिस्टम की वो हमेशा कंजर्व्ड रहती है, या यूनिवर्स के अंदर जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व्ड रहती है। किसी भी एक टाइप की एनर्जी को आप दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब ये होता है कि किसी भी सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये हमेशा कंजर्व्ड रहती है। हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन उनका टोटल, उनका सम हमेशा कांस्टेंट आएगा। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे, ये कोई पेंडुलम है और यहाँ पे ये इसकी मेन पोजीशन होती है। मेन पोजीशन मतलब जहां पे ये रेस्ट में रहता है वो इसकी मेन पोजीशन है, मिडिल पोजीशन। इस मिडिल पोजीशन पे ये शुरुआत में मान लो रेस्ट में था, अब मैंने क्या किया, यहां से इसको डिस्प्लेस किया ऐसे और यहां पे ले जाके छोड़ा, तो जब मैं इसको यहां पे डिस्प्लेस करूंगा तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर, अपने आप तो ये ऊंचा जाएगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो ये ग्राउंड लेवल है, यहां से इसको इस हाइट तक पहुंचाने के लिए, ये हाइट h मान लेते हैं, तो इतनी हाइट तक इसको डिस्प्लेस करने के लिए आपको कुछ एक्सटर्नली वर्क करना पड़ेगा, ग्रेविटी के अपोजिट, है ना। और वो जो वर्क हम इस सिस्टम पे करेंगे वो इसी के अंदर, इसी सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ऐसे मैं इसको पकड़ के धीरे धीरे ऊपर लेके गया है, और जब मैं यहाँ पे इसको लेके जा रहा हूं तो मुझे कुछ फोर्स लगा के कुछ वर्क करना पड़ रहा है, वो वर्क इसके अंदर स्टोर होता जा रहा है, और यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी पहले की कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ गई, मतलब पहले की कंपैरिजन में इंक्रीज हो गई। पहले मान लो यहाँ पे रेफरेंस के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 है, पहले 0 थी, ग्राउंड लेवल पे था ये, फिर जब इसको ऐसे डिस्प्लेस किया तो कुछ वर्क किया हमने, वर्क किया तो इसके अंदर क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आ रही है, उस वर्क की वजह से जो आपने एक्सटर्नली इसके ऊपर किया है। तो अभी इस सिस्टम के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको यहां से छोड़ दो, छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये धीरे धीरे नीचे आएगा, और जैसे जैसे नीचे आएगा ये स्पीड गेन करता जाएगा। यहां पे पहुंचने के बाद इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, यहां पे ये मैक्सिमम स्पीड से गुजरेगा, और उसके बाद में जब ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो अगेन इसकी स्पीड कम होते 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 यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो यहां से जब ये यहाँ पे आया तो अभी इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती जा रही है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। यहां पे पूरी की पूरी किस पे कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। मतलब इस पोजीशन में, इस पोजीशन पे इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0, और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम थी। ये चीज समझ में आई क्या, ये नीचे आ रहा है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। फिर अगेन ये ऊपर बढ़ेगा तो किसी हाइट पे पहुंचेगा, ये यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस 0 मान लो एक बार, तो ये उसी हाइट पे वापस चला जाएगा। अगर ये उसी हाइट पे वापस जाएगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है अभी इसके पास में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अगेन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे पहुंच के इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो आप क्या देख रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, फिर काइनेटिक एनर्जी वापस पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन दोनों का जो टोटल है वो उतना का उतना ही है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, दोनों का सम जितना भी आएगा, मान लो सम आ रहा है 100, तो जब ये यहाँ पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी।
और इन दोनों का सम अगेन 100 ही आएगा। फिर यहाँ पे जब ये ऊपर जाएगा तो अगेन इन दोनों का सम 100 ही बनेगा। मतलब एनी टाइम जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला के, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी, उसमें कोई लॉस नहीं होगा। यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस हमने जीरो माना है, अदरवाइज एयर रेजिस्टेंस मानोगे तो धीरे धीरे स्लो होता होता रुक जाएगा लास्ट में। तो अभी तो हमने एयर रेजिस्टेंस क्या मान रखा है, जीरो। तो सिंपली आप क्या बोल सकते हो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है यहाँ पे, कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हो सकता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो। अब पोटेंशियल एनर्जी भी कई टाइप की होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे अलग अलग टाइप की होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी टाइप की पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है, या फिर जो किसी भी टाइप की पोटेंशियल एनर्जी है वो वापस से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। टोटल सेम आएगा, हमेशा टोटल उतना ही रहेगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से इसको और डिटेल में समझते हैं। देखो, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ए ब्लॉक ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h ऑन ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k, द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज x, देन, अब इनमें से कौन सा रिलेशन सही है वो आपको बताना है। कंडीशन क्या दे रखी है वो बता देता हूं। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k के बराबर है, और इसके ऊपर ये ऐसा एक कुछ बर्तन टाइप लगा रखा है जिसके अंदर ये बॉक्स गिरेगा। अब ये जो बॉक्स है ये इस बर्तन से कितना हाइट पे है, h हाइट पे है, यहां से छोड़ेंगे तो शुरुआत में ये रेस्ट में है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी है अभी, क्योंकि ये किसी हाइट पे है अभी, तो इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अर्थ की सरफेस से अगर h हाइट पे कोई भी पार्टिकल रहता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh के बराबर। और रेफरेंस पॉइंट अगर हम अर्थ को मानेंगे तब हम अर्थ से हाइट कैलकुलेट करेंगे। कोई जरूरी नहीं है आप अर्थ से ही किसी भी पार्टिकल की हाइट कैलकुलेट करो, रेफरेंस पॉइंट आप कहीं भी चूज कर सकते हो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या एक्टिविटी होगी, आप इमेजिन करो, ये बॉक्स इसके ऊपर गिरेगा, फिर इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, फिर यहाँ पे जाके कहीं पे ये स्प्रिंग रुक जाएगी। ठीक है, तो फाइनली कंडीशन ये होगी इसकी, मतलब ये स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस होके यहाँ पे रुक जाएगी और ये जो बॉक्स है ये रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। ये बॉक्स अभी तो मोशन में था शुरुआत में यहां से यहां तक, और यहां पे आता आता ये फाइनली रुक जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन सही होगी। क्वेश्चन समझ में आया क्या? ठीक है, सबसे पहले तो देखो, जो ब्लॉक है इसका मास है m, इसके पास में कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे जैसे ये नीचे आएगा वो जो पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और फाइनली ये यहाँ पे जाके रुक जाता है ना, कहाँ पे, यहाँ पे जाके रुकेगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर गिरा होगा ये, फिर ये नीचे आया होगा, तो कितना कंप्रेशन आया होगा इसके अंदर, मान लो x डिस्टेंस से ये स्प्रिंग कंप्रेस होके फाइनली ये रुक जाती है। x डिस्टेंस से ये कंप्रेस हो गई स्प्रिंग, और फाइनली यहाँ पे जाके इस लेवल पे जाके ये ब्लॉक रुक जाता है। यहाँ पे ये वाली सिचुएशन है। तो जहां पे ये जाके रुक रहा है उसको हम रेफरेंस लाइन मानेंगे, उसको हम अर्थ सरफेस मान लेंगे सपोज। ठीक है, तो हम ये वाला जो लेवल है, इस वाले लेवल को हम क्या मानेंगे, ग्राउंड लेवल या अर्थ की सरफेस मान लेंगे। और इसको अगर आप ग्राउंड लेवल मानोगे तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि इसको आपने ग्राउंड लेवल कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे रेफरेंस के लिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी। तो शुरुआत में ये इस लेवल से कितनी हाइट पे है, h प्लस x हाइट पे है, तो इसके पास इस लेवल से ऊपर, मतलब क्योंकि ये h प्लस x हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे, m g h प्लस x के बराबर होगी। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी शुरुआत में, और जब ये यहाँ पे आएगा और फाइनली रुक जाएगा तो वो सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। और कौन सी फॉर्म में, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर है। ठीक है, देख लो कौन सी वाली इक्वेशन है, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच प्लस एक्स। बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A child is sitting on a swing. Its minimum and maximum heights from the ground is 0.75 meter and 2 meter respectively. Its maximum speed will be. ये बोल रहा है कि एक बच्चा है जो किसी झूले के ऊपर झूल रहा है,
ये मान लेते हैं कोई झूला, तो इसकी जो मिनिमम हाइट है ग्राउंड लेवल से, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ से जो मिनिमम हाइट दे रखी है 0.75 मीटर दे रखी है, और जब ये ऊपर जाएगा ऐसे तो ये वाली जो हाइट है जहां तक ये चला जाएगा फाइनली, ये दे रखी है 2 मीटर के बराबर। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जब ये झूल रहा होगा इस तरीके से, तो ये पूछ रहा है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। पहले तो ये सोच के बताओ कि इसकी मैक्सिमम स्पीड कौन सी पोजीशन पे होगी, हाईएस्ट पोजीशन पे या लोएस्ट पोजीशन पे? लोएस्ट पोजीशन पे। भाई यहाँ पे तो जब ये हाइट पे जाएगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब जब ये लोएस्ट पोजीशन पे होगा तो इसकी स्पीड क्या होगी उस टाइम पे? मैक्सिमम होगी। तो इस पोजीशन पे इसकी स्पीड क्या है? मैक्सिमम। अब वो स्पीड आपको फाइंड करनी है, तो एक काम करते हैं, जिस पॉइंट पे आपको ये लोएस्ट पोजीशन पे दिखाई दे रहा है, मैं इसी को ग्राउंड लेवल मान लेता हूँ। यहाँ पे नहीं मान के हम ग्राउंड लेवल यहाँ पे कंसिडर करेंगे, उससे ये क्वेश्चन थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0, और सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। यहाँ पे इसके पास कौन सी फॉर्म में एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे? 0। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी यहाँ पे और यहाँ पे बराबर होगी, उससे हम स्पीड फाइंड कर लेंगे इसकी। जैसे देखो यहां से जब ये गुजर रहा होगा ना, तो इसकी स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम, v मान लेते हैं। तो यहाँ पे इसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैं लिख देता हूँ हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0, क्योंकि ग्राउंड लेवल जब आपने इसको मान लिया है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब ये ऊपर गया तो अभी इसके पास शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी है जो टोटली कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? mgh। h कौन सा लेना है? यहां से यहां तक की हाइट लेनी है, ये वाला h लेना है आपको। 2 मीटर मत ले लेना, 2 मीटर तो क्या है? ग्राउंड लेवल से यहां से हाइट थी, इसकी जो लोएस्ट पोजीशन है ना वो ये है, ये ग्राउंड से 0.75 मीटर हाइट के ऊपर है, तो यहां से और मैक्सिमम हाइट तक का आपको जो हाइट है ना वो लेना है। तो h की वैल्यू यहाँ पे होगी, अलग से इधर लिख देते हैं, h बराबर होगा 2 माइनस 0.75, कितना आएगा? 1.25 मीटर। तो ये लेना है h। ये समझ में आया क्या? h क्या लेना है अपन को? ठीक है, h लेना है आपको 1.25 मीटर। m तो उड़ाई दो दोनों साइड में। v की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, h की वैल्यू 1.25। बताओ क्या आएगा? v² इक्वल टू ये आएगा 25, यानी v आ गया अपना 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से झूला लोएस्ट पोजीशन पे जा रहा होगा, तो हाईएस्ट स्पीड इसकी होगी 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर फाइंड द हाइट h अप टू विच द ब्लॉक विल क्लाइम्स व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ से एक ब्लॉक को छोड़ा जा रहा है, मान लो इसका मास है m, जब ये नीचे आ रहा होगा तो यहाँ से यहाँ तक की सरफेस स्मूथ है, फिर यहाँ से ये 8 मीटर तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे रखा है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन काम करेगा इसके ऊपर। फ्रिक्शन क्या करता है? एनर्जी का लॉस करेगा। फ्रिक्शन जिस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव कर रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा ब्लॉक के ऊपर, जिसकी वजह से कुछ नेगेटिव वर्क ऐड होगा इसके अंदर और इसकी स्पीड कम हो जाएगी। यहाँ पे जब ये ब्लॉक पहुंचेगा तो इसकी स्पीड जितनी होनी चाहिए, अगर ये स्मूथ सरफेस होती ना पूरी, तो जितनी होनी चाहिए उससे थोड़ी सी कम मिलेगी आपको। फिर ये ऊपर चढ़ना स्टार्ट होगा, तो जितना हाइट से ये गिरा है उससे कम हाइट पे ही ये ऊपर चढ़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो गया इसमें, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से। तो पूछा कि ये कितनी हाइट पे चढ़ पाएगा। तो शुरुआत में इसके पास कौन सी टाइप की एनर्जी है बताओ? शुरुआत में इसके पास कौन सी टाइप की एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कितनी? mgh। ठीक है, ये h मान लो अपना, हाइट कितनी है? 5 मीटर के बराबर है। तो शुरुआत में इसके पास क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh है। ठीक, उसके बाद में जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पे वो पूरी की पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर ये आगे जा रहा होगा तो धीरे धीरे स्पीड कम होगी इसकी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन इसको रेसिस्ट कर रहा होगा। तो फ्रिक्शन की वजह से जो इस पे नेगेटिव वर्क होगा वो अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं और वो इसमें अगर ऐड कर देते हैं तो उससे अपने पास क्या आ जाएगा? टोटल एनर्जी जो यहाँ पे इसके पास बचेगी, लॉस होने के बाद में जो एनर्जी बचेगी वो कितनी होगी, वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? माइनस करना है उस नेगेटिव वर्क को, मैं W लिख रहा हूं, उस नेगेटिव वर्क को जो फ्रिक्शन की वजह से इसके ऊपर होगा, और उसके बाद में जो एनर्जी बचेगी उसी से
उसी काइनेटिक एनर्जी से ये ऊपर चढ़ना स्टार्ट होगा और फाइनली जब ये इस हाइट एच डैश के ऊपर पहुंच जाएगा तो वो सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी थी यहाँ पे वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फाइनली जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, एम जी एच डैश के बराबर होगी। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी बची थी जो कि बराबर होगी एम जी एच माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है, फ्रिक्शन की वजह से किया गया वर्क, और माइनस क्यों किया, क्योंकि ये लॉस कर रहा है एनर्जी का, इसलिए माइनस किया है। अगर हम इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते तो इसकी स्पीड बढ़ जाती, और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो स्पीड कम होगी ना, इसलिए इसको नेगेटिव किया, माइनस किया है। फिर इक्वल टू एम जी एच डैश इसको लिख दिया, क्योंकि फाइनली जो एनर्जी बचेगी वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। ये बन गई इक्वेशन, सॉल्व कर लो इसको। वर्क कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वर्क होगा फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क होगा वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। ठीक है, फोर्स कितना होता है, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू इनटू एन, एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जब ब्लॉक यहां से गुजर रहा होगा तो एम जी फोर्स नीचे लग रहा होगा और इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर आ रहा होगा, तो एन किसके बराबर है, एम जी के बराबर। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला लिख रहा हूं, म्यू इनटू एन होता है, एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। म्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है 0.5, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एम जी के बराबर है, तो एम को एम ही रखो क्योंकि दे नहीं रखा क्वेश्चन में एम कितना है, तो एम रखते हैं इंटू जी इंटू एस, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट जो कि 8 मीटर के बराबर है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4 mg के बराबर। W की वैल्यू क्या है 4 mg, और h की वैल्यू 5 मीटर यहाँ पे, तो mg इंटू 5 माइनस 4 mg इक्वल टू mg h डैश, mg दोनों साइड में उड़ा दो, 5 माइनस 4 यानी कि 1, और इधर बचेगा h डैश, तो h डैश कितना आ गया 1 मीटर के बराबर आ गया, तो 1 मीटर हाइट पे ये पहुंचेगा। मास का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, m दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, तो m चाहे गिवन हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये तो कैलकुलेशन में कैंसिल हो जाएगा। तो h डैश कितना है 1 मीटर के बराबर है, 1 मीटर ऊंचाई तक ये इधर पहुंच पाएगा। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ए बॉडी ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h on a sand floor. If the body penetrates x centimeter into the sand, then find the average resistive force offered by the sand to the body. ये बोल रहा है कि कोई सैंड फ्लोर है, मान लो कि ये कोई सैंड फ्लोर मान लेते हैं, और इसके ऊपर किसी बॉडी को रखा हुआ है, कितनी हाइट के ऊपर, किसी हाइट h के ऊपर, h हाइट से इसको गिराया जा रहा है, सैंड फ्लोर से ये हाइट दे रखी है h। फिर जब बॉडी यहां से गिरेगी, बॉडी को जब गिराया जाएगा, मान लो यहां से बॉडी को गिराया हमने, तो ये नीचे आएगी और यहाँ पे इसके अंदर यहां तक धंस के फाइनली रुक जाएगी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि बताओ अगर ये x डिस्टेंस तक इसको पेनेट्रेट कर जाती है, x डिस्टेंस तक अंदर धंस जाती है इसके अंदर, तो बताओ कि जो एवरेज रेसिस्टिव फोर्स इसके ऊपर लगा होगा जिसकी वजह से ये रुकी होगी, रेसिस्टिव फोर्स लगा होगा ना ऊपर की तरफ, ये नीचे जाना चाह रही है, और सैंड फ्लोर क्या करेगा, इसके ऊपर रेसिस्टिव फोर्स लगाएगा, जैसे फ्रिक्शन रोकता है चीजों को वैसे ही ये सैंड भी रेसिस्टिव फोर्स लगा के इसको रोकेगी, तो इसके ऊपर जो रेसिस्टिव फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्शन में दिखा रहा हूं, वो लग रहा होगा ऊपर की तरफ, तो वो कितना लग रहा है वो आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले जहां पे ये जो बॉडी है ये रुक रही है उस पॉइंट को या उस लेवल को हम ग्राउंड लेवल कंसिडर कर लेंगे, तो ये मान लो ग्राउंड लेवल है। ठीक है, यहाँ पे जाके फाइनली रुक रहा है, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से कितनी हाइट पे था पहले ये, तो h प्लस x हाइट पे था, तो शुरुआत में इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी mg h प्लस x के बराबर। और जब ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे फाइनली रुकेगा, तो ये जो रेसिस्टिव फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा, इसकी वजह से जो भी इसने काइनेटिक एनर्जी गेन करी होगी आते आते, वो कैंसिल होते होते ये फाइनली यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। मतलब यहाँ पे पहुंचते पहुंचते ना तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी बची, ना ही इसके पास पोटेंशियल एनर्जी बची। इसका मतलब ये है कि रेसिस्टिव फोर्स ने इसके ऊपर जितना भी वर्क किया है उसकी वजह से पूरी की पूरी इसकी जो टोटल एनर्जी थी शुरुआत में वो पूरी कैंसिल हो चुकी है। तो रेसिस्टिव फोर्स के थ्रू कितना वर्क हुआ इसके ऊपर, तो फोर्स लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी F इंटू एक्स, ये होगा रेसिस्टिव फोर्स के थ्रू किया गया वर्क। लेकिन ये नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनके बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा। भाई फोर्स किधर लग रहा है, रेसिस्टिव फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है,
इसका मतलब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री, और जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री हो तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस या एफ एस कोस थीटा। तो थीटा अगर आप 180 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा ना, इसलिए जो नेगेटिव वर्क इसमें ऐड होगा उसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी फाइनली क्या हो जाएगी, जीरो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि अभी इसके पास जो शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी थी वो पूरी की पूरी इस नेगेटिव वर्क की वजह से क्या हो गई, टोटल मिला के जीरो हो गई। ना तो अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है रुकने के बाद, और ना ही इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे आ गया एक तरह से। तो ये इक्वेशन बनेगी इसमें। तो एम जी एच प्लस एक्स, डब्ल्यू को इधर ले आते हैं और डब्ल्यू की वैल्यू है एफ इंटू, अब ये माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया तो ये दोबारा मत लगाना। जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एक्स हो रहा है इसका, तो एस की जगह आपको एक्स पुट करना चाहिए यहाँ पे, एफ इंटू एक्स। तो ये आएगा एफ इंटू एक्स के बराबर डब्ल्यू, इधर जाके और ये सॉल्व करने पे आ जाएगा, ये एफ निकाल लो इससे सॉल्व करके, एम जी एच प्लस एक्स डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, एक्स। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एम जी और ये आएगा 1 प्लस एच बाई एक्स के बराबर। तो ये है अपना फाइनल आंसर। ठीक है, ये है रेसिस्टिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए बॉडी ऑफ मास 0.1 किलोग्राम मूविंग विद ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हिट्स ए स्प्रिंग फिक्स्ड एट द अदर एंड of force constant 1000 newton per meter and comes to rest after compressing the spring. The compression of the spring is, ये बोल रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास कितना है, 0.1 किलोग्राम के बराबर है। एक बॉडी है जिसका मास है 0.1 किलोग्राम और ये सामने हमने एक स्प्रिंग लगा रखी है, इसकी तरफ जा रहा है वो और जाके टकरा रहा है और उसको कंप्रेस करके रुक जाएगा। ये जो ब्लॉक है मास है इसका 0.1 किलोग्राम के बराबर। ये जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको बता रखा है 1000 न्यूटन पर मीटर, और ये कितनी स्पीड से जा रहा है, इधर ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ये ऐसे जा रहा है इधर और जाके टकराएगा और टकरा के इसको कंप्रेस करके एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा। तो पूछ रहा है कि कितना कंप्रेस कर पाएगा ये इस स्प्रिंग को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है, ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शन लेस है क्योंकि फ्रिक्शन के लिए कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रखी है, तो आप स्मूथ सरफेस कंसीडर करोगे। तो ये ब्लॉक जा रहा होगा स्मूथ सरफेस पे, इसके पास शुरुआत में कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। जब ये जाके इससे टकराएगा तो टकराने के बाद में जब ये स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा होगा तो जो ब्लॉक है वो धीरे धीरे स्लो होता जाएगा क्योंकि स्प्रिंग वापस से खुलने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, क्योंकि वो कंप्रेस की जा रही है ना, तो वो एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप करेगी। तो ये जो ब्लॉक है ये एक पॉइंट तक तो इसको कंप्रेस करेगा और फिर रुक जाएगा। ठीक है, जब ये रुकेगा इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब ये है कि शुरुआत में इस ब्लॉक के पास में जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग के बराबर होनी चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा दो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ kx स्क्वायर। x आपको पूछा जा रहा है 1/2 तो उड़ा दो, m की वैल्यू है यहाँ पे 0.1 किलोग्राम, स्पीड आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, k की वैल्यू है 1000 इंटू एक्स स्क्वायर। बताओ x स्क्वायर कितना आएगा, सॉल्व करोगे तो ये इधर 10 बनेगा, सॉल्व करेंगे तो 10 बाई यानी कि 1/100 आएगा। तो x आएगा अपने पास में 1/10 मीटर, जिसको आप 10 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो। ठीक है, या 0.1 मीटर भी बोल सकते हो, इसी को हम 0.1 मीटर भी लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ब्लॉक के पास में जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटली कन्वर्ट हो रही है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में जब ये रुकेगा। तो और रुकेगा कब, जब ये इसको मैक्सिमम कंप्रेस कर चुका होगा। तो वो मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा है कि कितना कंप्रेस करके रुकेगा ये, तो वो एक्स हमने इजीली पता कर लिया इसमें। ठीक है, और अगर ये पूछे कि जब ये रुक रहा है उस टाइम पे कितना फोर्स डेवलप कर रही है स्प्रिंग, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि एक्स पता चल गया, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ ही है। तो एफ इक्वल टू के एक्स वाला फॉर्मूला लगा के स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट कर लो अगर पूछे तो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
A particle is released from a height h. At certain height, its kinetic energy is 3 times its potential energy. Find the height and speed of the particle at that instant. ये बोल रहा है कि किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया है, मान लो यहां से छोड़ा, ये कोई हाइट है h, अब ये नीचे गिर रहा है, ठीक है, इसका मास मान लेते हैं m। जब ये नीचे गिर रहा था तो किसी एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर, मान लो ये हाइट है h1 मान लेते हैं इसको, तो इस h1 हाइट के ऊपर हमने देखा कि ये जो पार्टिकल है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम्स है इसकी पोटेंशियल एनर्जी का, मतलब इस पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगी वो 3 टाइम्स है पोटेंशियल एनर्जी का। इसी पोजीशन पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है और इसी पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है उनके बीच का ये रिलेशन दे रखा है आपको। शुरुआत में ऑब्जेक्ट के पास कौन सी एनर्जी है बताओ, इस ऑब्जेक्ट के पास शुरुआत में कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर है, कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, mgh के बराबर। काइनेटिक एनर्जी भी है क्या इसके पास, नहीं, क्योंकि इसको छोड़ा गया है, मतलब ड्रॉप किया गया है, इसके पास में कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो इसका मतलब शुरुआत में इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि mgh के बराबर है। जब ये नीचे गिर रहा होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि हाइट कम होती जा रही है ग्राउंड लेवल से, और वो जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है। यहाँ पे पहुंचते पहुंचते ये हुआ कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जितनी भी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बची उसका 3 टाइम्स हो चुकी है, ठीक है। अभी मान लो ये v स्पीड से नीचे गिर रहा है, तो आपको एक तो v बताना है और एक ये हाइट h1 बतानी है, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। क्या यहाँ पे किसी भी तरीके से एनर्जी का लॉस हो रहा है, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, एयर रेजिस्टेंस हम 0 मानते हैं, तो जब ये ऐसे ड्रॉप किया गया है तो इसकी एनर्जी का तो लॉस हुआ ही नहीं, तो शुरुआत में जो इसके पास टोटल एनर्जी थी mgh, उतनी ही एनर्जी यहाँ पे होनी चाहिए इसके पास, टोटल एनर्जी। यहाँ पे टोटल एनर्जी को आप क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब ये वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं, mgh इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगी, अच्छा काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। पहले तो इस काइनेटिक एनर्जी को हम 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिख के थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां से जो पोटेंशियल, अब मैं वैल्यू पुट करूंगा इसमें, mgh बराबर ये होगा 4 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन पे कितनी होगी, तो अभी ये h1 हाइट पे है तो ये होगा mgh1 के बराबर, mg से mg उड़ जाएगा दोनों साइड में, तो h1 कितना आया अपना, h1 आ गया h/4 के बराबर, यानी कि इतनी हाइट पे है अभी ये, ग्राउंड से जो टोटल हाइट थी ना पहले उसका 1/4 हाइट पे आ चुका है ये। और अगर अपने पास में हाइट आ गई तो अब आप इजीली पता कर सकते हो कि यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, तो ये वाला रिलेशन उसके लिए यूज कर लेते हैं। यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv², ये बराबर है 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होगी, mgh1 के बराबर। अब h1 तो आपने पहले ही सॉल्व कर लिया, h/4 के बराबर है, वो पुट कर दो। समझ में आया क्या, m उड़ा दो दोनों साइड में, यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, ये कैंसिल करोगे तो 3/2 बचेगा, यहाँ पे ये 2 कैंसिल होके g इंटू h और उसका अंडर रूट करना पड़ेगा, मतलब इतनी वेलोसिटी से ये यहाँ पे पहुंचा होगा अभी। तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे है √3gh/2 और हाइट है h/4 के बराबर, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आया समझ में, देखो अगला क्वेश्चन देखो, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 सेंटीमीटर ऑन ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 1960 न्यूटन पर मीटर। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड। तो स्प्रिंग है वो कितनी कंप्रेस हो जाएगी वो आपको फाइंड करके बताना है। ये बोल रहा है कि एक ब्लॉक है जिसको हमने एक स्प्रिंग के ऊपर गिराया है, जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दे रखा है 1960 न्यूटन पर मीटर के बराबर, और ब्लॉक है उसको कितनी हाइट से गिराया हमने, तो ये वाली हाइट आपको दे रखी है 40 सेंटीमीटर के बराबर, इतनी हाइट से इसको गिराया, फिर ये कंप्रेस करके रुक जाएगा। तो ये बोल रहा है कि कितना कंप्रेस कर पाएगा ये इसको, तो ब्लॉक का जो मास है वो है 2 किलोग्राम, और आपको फाइंड करके बताना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग कितना होगा। जब ये ब्लॉक स्प्रिंग के ऊपर गिरेगा तो जो फाइनल सिचुएशन होगी वो कुछ इस टाइप की होगी, ये स्प्रिंग कंप्रेस हो चुकी होगी, है ना, अभी ये यहाँ पे है, ये इसका इनिशियल लेवल है, और फाइनली कंप्रेस होने के बाद में
कितनी कंप्रेस हुई, मान लो x कंप्रेस हुई, ब्लॉक यहाँ से गिराया गया है इसके ऊपर, और यहाँ पे ये ब्लॉक रेस्ट में आ जाएगा। तो ये कितनी हाइट से गिराया गया था, h हाइट से। तो जहाँ पे ये ब्लॉक जाके रुकेगा, यहाँ पे जाके फाइनली ये रुक जाएगा, ब्लॉक यहाँ पे रुक रहा आके, है ना। और जो स्प्रिंग है वो पहले से कितना कंप्रेस हो चुकी है बताओ, x डिस्टेंस से कंप्रेस होगी ना, ऐसे कंप्रेस हो गई x डिस्टेंस से। तो जहाँ पे ये ब्लॉक जाके रुका है उसको हम ग्राउंड लेवल मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ग्राउंड लेवल कंसिडर करोगे तो इससे कितनी हाइट से इसको गिराया गया है, h प्लस एक्स। तो शुरुआत में इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, mgh प्लस एक्स के बराबर। और यहाँ पे आते आते वो सारी की सारी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दी इसने, स्प्रिंग को। तो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, वो इनिशियली इसके पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी ब्लॉक के पास उसके बराबर होनी चाहिए। सिंपल सी इक्वेशन बन गई है। तो x की वैल्यू बतानी है इसमें सॉल्व करके। अब सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं, बस पुट करके सॉल्व करना है। m की वैल्यू, m कितना है 2 किलोग्राम, g की वैल्यू 9.8 ले लेते हैं, ताकि ये जो k की वैल्यू है ना उसको देख के मैं ये 9.8 पुट कर रहा हूँ। k की वैल्यू 1960 है, ये इजीली कैंसिल हो जाएगा इसमें। h की वैल्यू आपको दे रखी है 40 सेंटीमीटर, मतलब 0.4 मीटर आप इसको लिख सकते हो, प्लस x इक्वल टू 1/2। k की वैल्यू है 1960 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 9.8 इंटू 2 ये बनेगा 19.6, और जो 19.6 है वो इससे कैंसिल कर दोगे आप। इधर तो बचेगा 0.4 प्लस एक्स, और इधर जब 19.6 को आप इससे कैंसिल करोगे तो 100 बचेगा ऊपर, 100/2 बन जाएगा 50। तो 50x स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ये, 50x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 0.4 इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। जैसे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो लगाना है। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल a बोला जाता है, x का मल्टीपल b, और जो कांस्टेंट होता है उसको c बोलते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ माइनस b यानी कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 50, c की वैल्यू -0.4 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू है 50। सॉल्व करो क्या आता है, ये आएगा 1 प्लस माइनस, देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर ये 1 ही बनेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 0 इस पॉइंट से हटा दो तो ये आएगा 80। सॉल्व करोगे तो 80 प्लस 1 यानी कि 81, और 81 का अंडर रूट क्या आएगा 9 डिवाइडेड बाई 100। एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस, माइनस वाला आंसर नहीं है आपका, आपका प्लस वाला ही होगा क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी यहाँ से। तो x को जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे प्लस का सिंबल ले लो, तो 1 प्लस 9 क्या बन गया 10, 10/100 यानी कि 1/10 मीटर, जिसको आप अगर सेंटीमीटर में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो 10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ ए बकेट फुल ऑफ वाटर इज 15 किलोग्राम, इट इज बीइंग पुल्ड अप फ्रॉम ए 15 मीटर डीप वेल, ड्यू टू ए होल इन द बकेट 6 किलोग्राम वाटर फ्लोज आउट ऑफ द बकेट, फाइंड द वर्क डन इन ड्रॉइंग द बकेट आउट ऑफ द वेल। ये बोला कि एक वेल है, कुआं है, और उससे हमको एक पानी की बाल्टी बाहर निकालनी है। तो मान लो कुआं है, उसके अंदर पानी इस लेवल पे है, नीचे तक है गहरा, ये पानी का लेवल मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। इससे हम पानी को बाहर निकालेंगे। कितना गहरा है ये, 15 मीटर गहरा है, ठीक है। यहाँ पे वाटर है, यहाँ से पानी को लिफ्ट करना है आपको। जो बकेट है वो यहाँ से पानी को भर के और फिर ऊपर आना स्टार्ट होगी। तो ये बोला कि उस बकेट में एक होल है, और उस होल की वजह से क्या होगा कि जैसे जैसे ये बकेट ऊपर आ रही होगी, मान लो ये यहाँ तक पहुँचेगी, जब ये टॉप लेवल पे पहुँचेगी बकेट, तो यहाँ तक आते आते इस बकेट में से पानी गिरता गिरता 6 किलोग्राम पानी कम हो जाएगा। जैसे 15 मीटर ऊंचाई पे इसको लेके जाना है, तो 15 किलोग्राम पानी हम यहाँ से लिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि इसमें एक होल है तो पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा, और 6 किलोग्राम पानी तो यहीं पे खत्म हो गया। इसमें 6 किलोग्राम पानी निकल गया, और यहाँ पे पहुंचे तो कितना किलोग्राम पानी बचा, 9 किलोग्राम पानी इसमें बचा, जबकि हमने 15 किलोग्राम यहाँ से लिफ्ट करना चालू किया था, लेकिन बीच में 6 किलोग्राम यहाँ पे खाली हो चुका है। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? तो ये बोल रहा है कि इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने में
हमने कितना वर्क किया। जो बकेट है उसको इस पानी के लेवल से मतलब यहां से यहां तक लिफ्ट करने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, ये आपको पूछा जा रहा है। अब एक चीज बताओ कि जो बकेट है उसके अंदर कितना पानी बचा है अभी, 9 किलोग्राम। तो 9 किलोग्राम पानी को तो मतलब आपने इस 15 मीटर हाइट तक लिफ्ट किया ही है, तो उसके लिए कितना वर्क किया होगा आपने। तो यहाँ पे जो 9 किलोग्राम वाटर है उसको आप h हाइट पे लेके गए, तो आपने उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी एक तरह से। तो जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। यहाँ पे मान लो पोटेंशियल एनर्जी पानी की 0 थी, यहाँ पे बढ़ के mgh के बराबर हो गई, तो वो किसके बराबर होगी, उस वर्क के जो आपने एक्सटर्नली किया होगा। यानी कि 9 किलोग्राम पानी को यहां से यहां तक पहुंचाने में जो वर्क हुआ वो हुआ m मतलब 9 किलोग्राम लेंगे यहाँ पे। एक काम करते हैं, जो टोटल या इसको m1 मान लेते हैं जो इसमें से पानी निकल गया, और इसको m2 मान लेते हैं जो पानी बचा है। तो यहाँ पे लिखेंगे m2 इंटू GH, जो पानी बकेट के अंदर है जिसको आप 15 मीटर ऊंचाई तक पहुंचा पाए वो है m2 मास। तो m2 इंटू GH ये है वो वर्क जो आपने उसके ऊपर किया होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो 6 किलोग्राम पानी निकल गया इसमें से, इसको भी तो आपने लिफ्ट किया ही है एक तरह से, ठीक है। आपने यहां से बकेट को ऊपर ले जाना स्टार्ट किया तो पानी इसमें से यहीं से गिरना स्टार्ट हो गया होगा। अब यहाँ पे जो पानी गिरा होगा उसको तो आप थोड़ी सी हाइट ऊपर लेके गए होंगे, लेकिन यहाँ से जो पानी गिर रहा है उसको आप ज्यादा हाइट तक लेके गए, फिर वो पानी निकला होगा उसमें से, फिर यहाँ तक पहुंचे होंगे। तो ये जो पानी इसमें से गिर रहा है ये इसको और भी ज्यादा हाइट तक लेके जाना पड़ा होगा। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि टोटल वर्क कितना हुआ है 6 किलोग्राम पानी के लिए, क्योंकि 6 किलोग्राम पानी को पूरा 15 किलोमीटर तक नहीं उठाना है, 6 किलोग्राम का एक पार्ट इतना उठाना है, फिर ये नीचे गिर जाएगा इसमें से निकल के, फिर थोड़ा सा पार्ट और ऊपर जाएगा, फिर और इस तरीके से जब आप बकेट के ऊपर लेके जा रहे हो तो कंटिन्यूसली इसमें से पानी लीक हो रहा है। तो टोटल जो पानी लीक हुआ वो है 6 किलोग्राम के बराबर। तो इसमें हम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जो इसमें से पानी गिरा है नीचे वो है 6 किलोग्राम, और इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे होगा, तो 15 मीटर से आपने लिफ्ट करना चालू किया तो इसके बीचों बीच यहाँ पे हम यानी कि 15/2 मीटर पे हम इसका सेंटर एज्यूम कर लेते हैं। ये जो पानी निकल रहा है ना इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो आप एक तरह से ये मानो कि जो 6 किलोग्राम पानी है उसको यहाँ से ऊपर तक लेके जाना है। यहाँ पे जो 6 किलोग्राम पानी है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, और उससे कितना हाइट तक इसको लेके जाना है, तो 15/2 मीटर हाइट तक इस पानी को लेके जाना है। देखो ये जो 9 किलोग्राम पानी है इसको तो आपने क्या किया, पूरा 15 मीटर ऊपर लिफ्ट किया है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसके लिए तो मैंने सीधा m2g इंटू h लिख दिया। अब इसकी बात हो रही कि 6 किलोग्राम पानी के लिए कितना वर्क हुआ, तो 6 किलोग्राम कोई एक पॉइंट पे तो था नहीं, ये तो कंटिन्यूसली लीक हो रहा था इसमें, है ना। 6 किलोग्राम पानी कंटिन्यूसली लीक हो रहा था। तो यहां से जब आपने इस बकेट को लिफ्ट करना चालू किया होगा तो पानी कंटिन्यूसली इसमें से निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। मान लो कि एक पानी की धार है जो कंटिन्यूसली इसमें से निकलती जा रही है। तो जब यहाँ पे आप पहुंचे तो टोटल पानी कितना निकल चुका है, 6 किलोग्राम, और उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो आप ये मान के चलो कि ये 6 किलोग्राम पानी यहाँ पे रखा हुआ है सपोज करो, और उसको कितना ऊपर लेके जाना है, तो ये सेंटर पे एज्यूम करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो 15 मीटर है, तो उसका सेंटर कहाँ पे होगा, 15/2 मीटर पे। तो यहाँ से सिर्फ 15/2 मीटर हाइट तक लेके जाना है इसको, तो ये पानी बाहर चला जाएगा 6 किलोग्राम पानी, ठीक है। तो जो 6 किलोग्राम वाटर है यानी कि m1 मास है वाटर का, उसको लिफ्ट करने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा होगा mgh/2। ये टोटल हाइट अगर h है तो इसका हाफ हाइट तक आपको इस पानी को 6 किलोग्राम को लिफ्ट करना है। तो बस बन गई इक्वेशन, सॉल्व कर लो इसको। m2 है 9 किलोग्राम, g की वैल्यू 10 ले लो, हाइट है 15 मीटर, m1 जो लीक हो गया पानी वो है 6 किलोग्राम, g की वैल्यू 10, और उसको 15/2 मीटर हाइट तक लिफ्ट करना है। तो h/2 हो गया 15/2। सॉल्व कर लो इसको, ये आएगा 1350 आएगा ये सॉल्व करेंगे तो, और ये आएगा अपना 450। तो पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1800 जूल, ये अपना आंसर आएगा, ठीक है।